बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज सुबह उठते ही एहसास हुआ कि वाकई सर्दी आ गई है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त था और वो वाकई फील आ रही थी कि अब सर्दी शुरू हो गई है। इंजॉय कीजिए सर्दी को। मेरा तो वैसे आजकल थोड़ा गला ख़राब है, एहतियात भी आप लोग कीजिए बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला ने ये मौसम बहुत ही खूबसूरत और हम सब के लिए बनाए हैं। ऑल्दो ये स्मॉग की वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे, सो अगर आप लोग केयर करेंगे, बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, छोटे बच्चों को गर्म कपड़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कीजिए। ये वो प्रैक्टिस है जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ऑल्दो सबको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होती है चीज़ें, लेकिन केयर बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, हमने खबरें भी शामिल करनी है और जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करना है, लेकिन क्योंकि आज मौसम में थोड़ी सी तब्दीली हम देख रहे हैं, स्मॉग की सूरत हाल भी जानते हैं, बारिश की क्या अपडेट्स हैं जी आइंदा 24 घंटों के दौरान वो भी जानेंगे। हमारी रिपोर्टर कोमल इस वक्त मौजूद हैं जेलानी पार्क में। बड़ा ही खूबसूरत मंजर इस वक्त जेलानी पार्क का था जब अभी मैंने कोमल को देखा है। पीछे सब्ज हरियाली जो थी वैसे ही आंखों को खरा करती है, बहुत ही ठंडक का एहसास दिलाती है। नेचर के करीब जब भी आप रहते हैं तो आपका मूड भी खुशगवार रहता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। जी कोमल के पास चलते हैं। अच्छा जी कोमल, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की? बारिश हुई सुबह, अब बड़ा मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा भी चल रही थी, धूप भी हल्की फुल्की निकल गई है। अपडेट्स क्या है, कैसा रहेगा मौसम? आज का सारा दिन बारिश का इम्कान है? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर की तारीफ में आपने पहले ही इतना कुछ कह दिया कि मैं मज़ीद क्या ही बयान करूं। लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत अदाएं दिखा रहा है। अल सुबह हमने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी देखा, जिसके बाद फ़िज़ाई आलूदगी में भी अच्छी खासी कमी आ चुकी है। कल हम देख रहे थे कि लाहौर इस वक्त जो है वो प्रॉपर तरीके से फ़िज़ाई आलूदगी में धुंधला चुका था, जबकि इस वक्त हर तरफ जो है वो हमें बहुत ही खूबसूरत सा समा देखने में नज़र आ रहा है। आसमान की तरफ हम नज़रें दौड़ा कर देखें तो बहुत ही खूबसूरत नीला नीला आसमान आज खुलकर मौसम की रनाइयाँ जो है वो बयां कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की शरह के हवाले से तो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में भी वाज़ेह कमी के साथ AQI 163 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर दुनिया भर में 5वें नंबर पर देखा जा रहा है। वहीं अगर मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में बात करें तो बारिश के बाद फ़िज़ाई आलूदगी में जहां पर हम कमी देखते हैं, वहीं मौसम में भी अच्छी खासी तब्दीलियां देखते हैं। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। सूरज की चिलमिलाती हल्की फुल्की किरणें भी जो है वो लाहौर के वासियों को बहुत ही खूबसूरत सा एहसास दिला रही हैं। जब आप पार्क में मौजूद हों और हरियाली देखें, नेचर के करीब जब हों तो ऑब्वियस सी बात है आपका माइंड भी फ्रेश होता है और आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जो है वो खुद को मुलविस देखते हैं। वही हम बात करते हैं लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी इस वक्त तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूरज और बादलों के दरमियान हसीन इम्तजाज भी देखने में नजर आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों में रंग बिरंगे फूल जो हैं वो भी अपनी खुशबू से हर तरफ जो है वो मुअत्तर हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं शहर लाहौर के बासियों के हवाले से तो बासी भी सुबह सवेरे जो है वो लाहौर के इस खुशगवार मौसम को पाकर वर्जिश के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख भी करते हुए नजर आए हैं। और लाहौर में मजीद बारिशों से मुतल्लिक महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिश का सिलसिला कहीं हल्का और कहीं तेज देखा जा सकता है। यानी कि आज दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगी, क्योंकि आज बारिश की प्रेडिक्शन की गई थी। इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जो आर्टिफिशियल रेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चरमगोइयाँ हो रही थी, उस हवाले से भी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से बारिश बरसाई और लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी से भी शहर लाहौर के बासियों को छुटकारा मिल गया। लाहौर शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान जो सूरज है वो भी अपनी किरणें बिखेरेगा और बादलों का भी बसेरा रहेगा। कभी जो है वो बादल हावी रहेंगे और कभी जो है वो सूरज की हल्की फुल्की किरणें लाहौर शहर के बासियों को बहुत ही सुकून का एहसास दिलाएंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से आज सिर्फ आज के दिन जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है और आने वाले दिनों में फिर मौसम जो है वो थोड़ी सी तब्दीलियां दिखाएगा, लेकिन आज की बारिश के बाद जो है वो मौसम मजीद सर्दी की जानिब रवां दवा रहेगा। दिसंबर का आगाज होने वाला है, ठंडी ठंडी रातें। चलें जी कोमल, थैंक यू सो मच। वाकई जी दिसंबर का आगाज होने वाला है, बल्कि कल का दिन यह हो जो मौसम खुशगवार ठंडक वाला मौसम जो है उसका आगाज हो चुका है। कल तो रात मेरा दिल कर रहा था कि सूप पीऊँ, सो ये चीज़ें सर्दी से आपको महफूज भी रखती हैं। थैंक यू सो मच कोमल, हमारे साथ मौजूद थी। मौसम की ही बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल रेन की भी बात की जा रही थी, स्मॉग से छुटकारा भी मिल जाएगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। शाहिद सिप्रा साहब, आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, शाहिद सिप्रा साहब से आगाज़ कर लेते हैं। मौसम देख के खुशगवार एहसास होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हाई साहब तो उससे मुत्तफिक नहीं हो रहे थे, लेकिन जब मैं आया हूँ उस वक्त
आपको बड़े दिन के बाद सूरज इस तरह आपको नज़र आया है, फिर आसमान पर बादल इस तरह नज़र आए हैं। तो हाजी साहब तो अभी भी कह रहे हैं ठीक है 122 पे इंडेक्स है, तो उसका मतलब है स्मोक तो मौजूद वो वाली स्मोक नहीं है, लेकिन वो पिछले एक महीने से जिस तरह हम मुसलसल देख रहे थे कि आप सुबह बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो विजिबिलिटी कम है, आंखों में चुभन हो रही है, गले का प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी बाहर पार्क की है तो उस पे मट्टी है, तो ये सारी चीजें चलें 2-4 दिन तो अच्छे गुजर जाएंगे बारिश के बाद, फिर शायद जो हुकूमत पंजाब इक़दाम कर रही है उसकी वजह से इंडेक्स कम रहे किसी हद तक, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो आना है क्योंकि ये वेदर अब 2-3 महीने तक चलना है, आवाम और इस वेदर ने साथ साथ चलना है। जो आपने एहसास की बात की, ये 2-3 दिन तो हम इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन शायद इसके बाद हालात किसी और तरफ चले जाएं। तो मेरे ख्याल में इसमें हमें जो मौजूदा इक़दाम हैं हुकूमत पंजाब के, इसमें हमें भी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। ये लॉकडाउन की मैं हमेशा बात करता हूँ कि लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की मार्केट्स को बंद करवा के, दुकान बंद करवा के आप खुदा न खास्ता उसके जो रोज़ाना की उसकी उजरत है उस पर हाथ डालें। उसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो करोड़ों लोग जो यहाँ बसते हैं, लाखों की तादाद में रोजाना लोग आते हैं। खुद सीएम साहब भी ये नहीं चाहते, अब आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स तो लेने ही है ना। तो इसलिए आखिरी हाल तो इसका यही होता है कि चाहे मसनूई तौर पे चले जाएं या कुदरती तौर पे बारिश हो जाए। तो मैं तो पहले भी कहता था जब ये अरूज पे आया था तो मैंने कहा आप अल्लाह के हजूर सर बसजूद हम सजदा करें और नमाज इस्तिस्का की दुआ जो है वो अदा करें ताकि बारिश हो, क्योंकि आखिरी हाल इसका बारिश ही है, उसकी वजह से ही माहौल में कुछ बेहतर होना है। अदरवाइज ये हम जो निचली सतह पर इक़दाम कर रहे होते हैं इसमें बेहतरी आ सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिस तरह अभी वेदर क्लियर है इसका हाल बारिश। और अगर आप मसनूई बारिश कर भी देते हैं तो वो एक किसी भी कुदरती तो जोड़ हो ही नहीं ना सकती है। आमिर रजा खान साहब, हाँ, एक जैली सी खबर चली थी, उससे मुझे ज़रा खुशी का एहसास हुआ कि चले 35 करोड़ रुपए बच गया। खबर तो वो जैली थी चले पंजाब हुकूमत का 35 करोड़ रुपए बच गया, अल्लाह ताला को रहम आ गया और उसने बारिश बरसा दी। और अभी भी उसकी तवक्को है कि आज के दिन में दोपहर तक जो है शायद कहीं कहीं बारिश है। शाहिद सिपरा ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेजर्स लिए गए थे पंजाब हुकूमत की तरफ से स्कूल बंद करने का, मार्केट्स का टाइमिंग्स करने का, उनको ख़त्म ना किया जाए अभी भी, क्योंकि शायद की बात बिल्कुल ठीक है। मैं इससे बिल्कुल ये कहता मुतफिक नहीं होते, बहुत सफर करते हैं, परेशान होते हैं, आप उनकी परेशानी भी खाना बाहर से खाना है ना उसको घर मंगवा के खा लेगा, कोई ऐसा बात नहीं है। रात एक जाली सी दुकान खुली है हमारे करीब सज्जी की, उसको मैंने कहा भाई वो कोई पम्फलेट शम्फलेट दे घर बैठ के मंगवा ले। ऐसी दुकान जाली है जिसका इफ्तिताह भी खुद किया है। नहीं मैंने उसका नहीं, जिसका इफ्तिताह वो दुकान नहीं है, वो दुकान नहीं है। मेरे घर के करीब एक असल में वो कोठी थी तो उसने कोठी को दुकान बना लिया, एलडीए गिरा भी गई लेकिन उसने दोबारा बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एलडीए वाले तो वहाँ नहीं जाएंगे दोबारा, उसने बना भी लिया बगैर कोई फीस अदा किए। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मेजर्स लिए गए थे वो अभी भी उठाएं। आज शायद हंगामी इजलास भी है कबीना का, 2 दिन के बाद भी सिपरा साहब यही स्मोक आनी है। बारिश नहीं है, अगले 8-10 दिन में बारिश नहीं है। ये जितना एक लगना था, ये मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने हमारे पैसे बचाए हैं कि वो जहाज़ जो ऊपर जाना था और उसने कोई नमक छिड़कना था, जो कि आमिर मीर साहब बता रहे थे, कोई पता नहीं क्या होना था, वो मौसमी बारिश से हमें बचा लिया, ओरिजिनल बारिश दे दी, उससे कुछ स्मोक कम हुई। शायद सिपरा की बातें बड़ी अच्छी थी, लेकिन हमें वो जो मेजर्स उठाए गए थे, जो 300 और 400 पे उठाए गए थे, वो 120-150 पे भी रखने चाहिए ताकि और कम से कम हो। दूसरी बात ये है, मैं ये अपील करता हूँ निगरान हुकूमत से कि खुदारा पेट्रोल चेक करवाएं। मुझे लगता ये है कि सब स्टैंडर्ड पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो गाड़ियों में कोई दो राय नहीं है, लगता नहीं, कंफर्म है ये जो आपकी गला पकड़े बैठे हैं, ये आंखों की चुभन, मैं भी आंखों की चुभन की बात कर रहा हूँ। ये सिपरा साहब हमें गर्मियों में भी एहसास होता है इसका, अगर आपको आंखों की चुभन का, जो लोग मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाते हैं उनको खास कर होता है क्योंकि हवा उनको लग रही है। बिल्कुल। तो ये जो पेट्रोल और डीजल है ये सब स्टैंडर्ड, मेरा ख्याल है कि सब स्टैंडर्ड है या इसमें मिलावट है। और ख़ास कर जो शहर से ज़रा मज़ाफ़ाती इलाकों के पेट्रोल पंप्स हैं, ज़रा चेक तो कराएं क्या क्या उनके मेजर्स पूरे हैं। कमिश्नर साहब ये काम भी करके देखें, उनके पेट्रोल की टेस्टिंग और लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल का हल वहीं से निकल आएगा। ठीक है, फसलों को जलाना बुरी बात है, इंडिया में जलाई जाती हैं तो उसका आता है, अदरवाइज़ भी देखें तो कोई हम गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, बरसात हो,
किसी सेहतमंद हवा में सांस नहीं लेते नहीं हैं। ले, बिल्कुल। एक बड़ी वजह के दरख्तों की कमी है, हाँ जो कि PHA की मेहरबानी है कि वो दरख्त उखाड़ के पौधे लगा रही है, और पौधे भी वो लगा रही है जिन्होंने सारी जिंदगी पौधा रहना है, वो बोने लगा रही है। हाँ। बोने ही रहेंगे, वो दरख्त कभी नहीं बनेंगे। एक तो PHA ये काम कर रहा है, वो लाहौर शहर से दरख्तों को ख़त्म कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा ये सब स्टैंडर्ड ऑयल, और तीसरा हम अपनी गाड़ियों को खुद भी चेक नहीं करते हैं। MOT एक अदारा है, ये वाला तो रिवाज ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है। क्या किसी ने आज तक, ये मैं आपके प्रोग्राम में मेरा 20वीं मरतबा कह चुका हूँ कि 1999 में जब मैं इंडिया गया था, उस वक्त भी हर रिक्शा, टैक्सी, बस और कमर्शियल व्हीकल को ये हुक्म था कि वो हफ्ते में एक दफ़ा अपना वो टेस्ट कराएगी, और इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। एक टायर शॉप पर वो रुका, बिल्कुल, और एक कंप्यूटर से ऐसी मशीन लगी हुई थी, उसने रॉड उसके वो उसमें दिया, क्या उसको कहते हैं, सेंसर में, और उसको कहा रेस दो। उसके बाद एक पर्ची निकल आई, उस पर्ची का उसने 1 रुपया दिया, लेकिन वो पर्ची उसने संभाल के अपने बटवे में रख ली, पर्स में। तो उसने कहा भाई ये पर्ची अगर बटवे में से ना निकले ना तो पुलिस गाड़ी बंद करती है, चलान नहीं करती, पैसे नहीं लेती, 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया। जैसे आप हेलमेट वालों से ले रहे हैं, वो 2000 रुपए दे के लिए हेलमेट नहीं पहनेगा। सही, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 2000 रुपए दे देगा, 500 रुपए का हेलमेट नहीं लेना उसने। और फिर जब टीवी का कैमरा माइक आगे आएगा तो कहेगा जी गरीब आदमी हेलमेट कहाँ से ले जनाब। ऐसे ही है। जो 1.5 लाख की 2 लाख की मोटरसाइकिल ले सकता है, वो 500 रुपए का हेलमेट नहीं ले पा रहा, वो गरीब आदमी है। तो ये काम, क्या हमने शहर में कोई ऐसे पॉइंट्स बनाए कि भाई आपके पास ये पर्ची होनी जरूरी है, चाहे आमिर रजा की गाड़ी है, चाहे शाहिद सिपरा की है, चाहे अना की है, चाहे मेरे दोस्तों की है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब है हम अपनी गाड़ी की केयर नहीं करते, टाइम पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करते, फिल्टर चेंज नहीं कराते हैं। वो जो लूदगी है वो भी तो शामिल इसी हवा में हो रही है, गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर ऐसे ही है। सो ये बहुत सारे अनासर हैं जिनकी वजह से हमारी फिजा आलूदा हो रही है और जो स्मॉग का सबब बन रहे हैं। सो हमने इनकी तरफ आना है, लाजमी देखना है और इस वक्त से सीखना है अगर आगे आपने महफूज रहना है तो। सो हमने अभी आना है आज की खबरों की तरफ। खबरें क्या है? मियां नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा का लदन, लीगी कारकुनों में खुशी, मिठाइयां तकसीम। एक और अवामी मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है। क्रीम ब्लॉक तक मोटरवे सफर सिर्फ 5 मिनट में होगा। शहर के 84 थानों की अपग्रेडेशन के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन। तमाम थानों की बिल्डिंग्स, IT और फर्नीचर के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। और गल्ला मंडियों में गंदम की किल्लत बढ़ने से कीमत भी बढ़ गई। गंदम 150 रुपए फी मन महंगी, 20 किलो आटा 2950 रुपए का हो गया। खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स की तरफ आएंगे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ सियासी मंजरनामे पर जो हो रहा है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन मिठाइयां तकसीम हो रही हैं वो इस वजह से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एवनफील्ड रेफरेंस में सजा को कल अदम करार दे दिया गया है और इस पर लीगी कारकुन बड़े खुश हैं। शाहिद सिपरा साहब, ये प्लस पॉइंट है मुस्लिम लीग नून के लिए, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, मिठाइयां तकसीम करने की तारीख पाकिस्तान में कोई अच्छी तो नहीं रही लेकिन ये है तो प्लस पॉइंट, लेकिन ये है तो अच्छा ही पॉइंट कि एक ऐसा केस जिसकी बुनियाद पर सियासत 4-5 साल होती रही और उसको बुनियाद बनाकर एक पार्टी यही कहती रही कि अब हम ही हैं बाकी कोई नहीं है, तो उसके बाद इन्हीं अदालतों से जिनको कहा जाता था कि इन्होंने सज़ा दी और आज उन्हीं अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इन्होंने बरी किया है, बल्कि खुदा न खासा उसको तो इस्लाम के साथ भी मिलाया जा रहा है। मैं खैर सोशल मीडिया पे नहीं जाता, हम इसी चीज़ पे रह जाते हैं, किसी बात की रोकथाम ही नहीं है ना, जो मर्जी कहा जाता है। बात करने का मकसद ये है कि ये वो है बिल्डिंग जिसके सामने आज से 1 महीना पहले तक एहतजाज होते रहे, वीडियोस सामने आती रही, बहुत सारे वहाँ पे लंदन में आपके पुलिस के पास केसेस भी होते रहे, आपस में लोग तलख कलामी भी होती रही। लेकिन आज अगर कोर्ट उनको इस केस में बरी कर रही है और इस प्रॉपर्टी को कह रही है कि ये मियां नवाज शरीफ की ही है और उस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में ठीक है, ये लीगी कारकुनों का अपना है कि वो सियासत की बुनियाद पर इसको मिठाई तकसीम करें, लेकिन एक इतने साल बाद केस चलने के बाद बरी होना ये बड़ी बात है। अच्छा, उसका दूसरा पहलू क्या होगा कि जो आपने सियासत की बात की कि
जब बरी हुए हैं तो अब इसका क्या मतलब है कि मियां नवाज शरीफ अब सियासत में इन होंगे और बल्कि नून लीग यानी अब बहुत फ्री हैंड मिल गया। फ्री हैंड अभी हैं कुछ केसेस, वो भी अल्टीमेटली जब अदालतों में चलेंगे देखते हैं आगे उनका क्या बनता है। तो कल के बाद, पहले भी कहती थी लेकिन कल के बाद उनके सीनियर रहनुमाओं ने ऑन कैमरा आगे कहना शुरू कर दिया है कि वो बरी हो गए हैं और चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर वो बने। सही। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गेम तो चल रही है। अच्छा, अब इलेक्शन की हम अगर बात करें कि सियासत आ गई, उसका सियासत क्या है? इलेक्शन ही है ना, आपकी जमहूरी हुकूमत है। अब इलेक्शन के भी क्या सराहियां हैं कि वो होते हैं या नहीं होते हैं। गो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन मेरी अपनी रजाती राय यही है कि अभी तक के हालात के मुताबिक और तैयारियों के मुताबिक इलेक्शन की कहीं 1% भी सूरत हाल नजर नहीं आती। अगर होते हैं तो फिर सियासी पार्टी सामने है। मुस्लिम लीग नून के लिए खुशी का मकाम है, कोई इसमें दूसरी राय भी नहीं है। वो मिठाइयाँ तकसीम करें, जो मर्जी करें, ये उनका बनता है। हाजी साहब को भी मुबारक हो, हाजी साहब की बहुत ज़्यादा जो है इस मियां नवाज शरीफ का, क्योंकि वार्ड मियां नवाज शरीफ का ये कहते होते हैं और जान अल्लाह ताला की है, तो हमेशा से कहते हैं। मैं इसलिए मुबारक दे रहा हूँ। संजीदा है और इंतजार कर रहे हैं कि संजीदा है बातों का जवाब, और अंदर से रंजीदा भी शायद हो। ये भी हो सकता है। मैं रंजीदा हूँ इसलिए कि शुगर है तो मिठाई खा नहीं सकता। अच्छा, बात ये है कि आपने एवन फील्ड की बात कर दी। ये 2, 4, 5 साल का किस्सा ही नहीं है, ये 90 में शुरू हुआ था। 90 की दहाई में कहा गया कि नवाज शरीफ के फ्लैट्स हैं लंदन के अंदर और बड़े कीमती फ्लैट्स हैं और वो एवन फील्ड में हैं और ये इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। उस वक्त के दौर में अजहर सुहेल साहब एक पीपल्स पार्टी के हुआ करते थे मीडिया के अंदर। वो रोज़ वो ऐनक शैनक लगा के आते थे, जिनका नाम ऐनक वाला जिन भी रखा, मरहूम बड़े अच्छी शख्सियत के मालिक थे। वो आ जाते थे, वो एक किस्सा लेके एवन फील्ड वाला, और एवन फील्ड चलता रहा। और ये ना नवाज शरीफ का था, न है, न कभी होगा। ये कभी नवाज शरीफ के नाम पे रहा नहीं। ये उनके वालिद साहब के एक कतर में एक इन्वेस्टमेंट थी और उसके बाद ये मिलकर उसी कंपनी ने ये फ्लैट ख़रीदा था, क्योंकि उनका लंदन कतरियों का या उनके वालिद साहब का आना जाना होता था, तो एक फ़्लैट ले लिया गया। बाद में जब कंपनी डिवाइड हुई, हिस्से बटे, तो ये फ्लैट इनके हिस्से में आ गया। तो दादे ने अपने बेटे के नाम लगाने के बजाय, ये 85 की बात है, अपने पोते के नाम पे लगा दिया। ठीक है। दोनों पोतों के नाम पे। आज भी ये फ्लैट दोनों बेटों के नाम पे, हसन और हुसैन के नाम पे है। नवाज शरीफ के दोनों बेटे। और वहाँ से आगे इसकी जो अलाटमेंट है, क्योंकि इनका एक बेटा जो हुसैन है, बड़े बेटे जो हैं हसन है, बड़े हुसैन है, मुझे ये कन्फ्यूजन हो सकती है। उनको कुछ आर्ज़े लाहक हैं और उनकी शादियाँ भी 2 हैं। बहुत से कम लोगों को पता है शायद इस बात का। तो उन्होंने अपने बाद अपनी बहन को ट्रस्टी बना दिया कि मेरी 2 बेगमात में से औलादें हैं, तो जब तकसीम का मामला आएगा तो तुम इसकी ट्रस्टी होगी, ठीक है, ताकि तुम इनमें तकसीम कर दो। इस केस में पहले नवाज शरीफ को रगेदा गया, फिर बाद में मरियम नवाज को शामिल किया गया। इस केस में कुछ भी नहीं था, न पहले था, न अब है, न आइंदा आने वाले दिनों में कुछ होगा, लेकिन ये एक सियासी स्टंट था। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने ये केस बनाया, जिन लोगों ने ये केस चलाया, जिन लोगों ने इस पर सजाएं दिलवाई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? आज तो वो झूठे साबित हो गए, आज वो झूठे साबित हो गए और इतना लंबा केस चला। और ये बदनुमा दाग है हमारी मैं समझता हूँ अदलिया के ऊपर, जिसको मिटाना चाहिए। जो कल खैर मिट भी गया, 2 जजेस ने बैठ कर ये फैसला भी कर दिया, लेकिन नैब के जिन लोगों ने ये केस बनाया था, जो आज कह रहे हैं कि उनके पास सबूत ही नहीं है, और ये उनसे पहले जज ने कह दिया, आमिर फारूक साहब का अगर परसों का बयान देखे तो उन्होंने कहा था किस बुनियाद पर आपने ये केस बना लिया था? सही। एक बंदे के नाम पर चीज़ नहीं है तो आपने क्यों इस पर किया? तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये केस बनाया था, चाहे वो कोई रिटायर्ड जज है, चाहे वो कोई किसी इदारे का कोई बहुत अहम रुकन है, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब, ये कैसे मुमकिन है? मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान किया, उससे कबल एक उनका मुतालबा आया था सामने, और इन्हीं की बुनियाद पे आया था ना कि जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया उनको पहले कटहरे में लाया जाए, उनको सजा दे। लेकिन उस मुतालबे से फिर वापस भी हो गए। नहीं, वापस नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। नहीं, आप उसने कब कहा कि ना किया जाए? नहीं, वो उसके बाद आपने सिपरा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे काटनी नहीं चाहिए, लेकिन सियालकोट में ये 3 दिन पहले एक वर्कर कन्वेंशन हुआ है ख्वाजा आसिफ के घर पे। उसकी पूरी तकरीब, क्योंकि मेरी उस दिन छुट्टी थी, शायद हफ्ता था,
तो उस दिन पूरी तकरीर बैठ के मैंने सुनी, उन्होंने सारी वो बातें जो लंदन में कही थी कि जो लोग इसको लाने वाले थे वो भी कटहरे में अब आने चाहिए, जिन लोगों ने ये केस बनाए थे जो कि झूठे हैं साबित हो रहे हैं उनको भी कटहरे में ला। ये तो बात नहीं, ये फिर दोबारा कही। देखें, आप उन्होंने लाहौर वाले जलसे में ये बात मियां नवाज शरीफ साहब खुद ले जाए ना केस को, जिस अभी तो बुनियाद पे उनको यहाँ से निकाला गया। अभी कल बरी हुए हैं, केस शायद और भी चलेंगे और भी बनेंगे। ये तो चीफ जस्टिस ने भी वैसे इशारा दे दिया है। चलें अब आप बात कर लें। सॉरी मैं आपको नहीं, अब आपने बात ही कंप्लीट कर दी है। आपने वो सियालकोट में वर्कर कन्वेंशन सुन लिया है, तो फिर उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई केस होता, किसी ने झूठा केस किया होता और अदालत से मुझे तो आपका वेरी नेक्स्ट स्टेप यही होता ना कि आप बरी हो गए, उनको कटहरे में लाता। मैं सच्चा केस नहीं करना देने, मीटर कटा आने वाले जान देने मैं सच्चा भी नहीं कर सकता। आने वाले कल मेरा तो मसला है, ऐसा नहीं होगा। ये होता नजर आता भी नहीं है। देखें, आप मुल्क की तारीख को देखें, क्या से क्या होता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक सियासतदान है, आप वो जाए किसी के खिलाफ और इतने बाअसर लोगों के खिलाफ वो जाकर खड़ा हो जाए कि इन लोगों ने मुझे पहले यहाँ से निकलवाया और आज अदालतें मुझे बरी कर रही हैं। डेफामेशन सूट में ही चला जाए सिर्फ। हाँ, बिल्कुल ऐसे उस पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन अभी फोकस ये चीजें नहीं ना है, सियासत भी तो है, इलेक्शन भी मुशर्रफ तो संगीन है। गिरफ्तारी केस 10 जनवरी को दोबारा समाप्त है, कल भी समाप्त हुई। इसके अगर मैं रिमार्क्स आपको बता दूं ना सिर्फ, तो आपको सुनकर हैरानी हुई जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं और जिन जजेस का उन्होंने कहा है कि जिनकी तस्वीरें लगी हैं ये आयन शिकन थे। तो ये अगली 10 जनवरी को जनाब वो मुशर्रफ संगीन, आपने कहा ना बाअसर लोग भी कटहरे में आएंगे। इस मुल्क को जो भी है इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं तो ऐसा पिटीशन हाफ़िज़ कुरान एक जो है दरखास्त गुजार की बात कर रहा हूँ। दरखास्त गुजार एक हाफ़िज़ कुरान मिला हुआ है, ले जाएं बात जिसके सीने में कुरान है। है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा। और मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। सियासतदानों को अपने हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि वो क्यों नहीं खड़े होते, अब वो क्यों हर वक्त तैयारियां कर रहे हैं, क्यों हर वक्त कंधा ढूंढने की कोशिश करते हैं। सियासतदानों ने किया हुआ। चलिए जी, बाकी हम बात ब्रेक में करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शायद वो जो मसला जिसकी बारहा निशानदेही आमिर भाई करते थे वो अब हल हो जाए। कुछ राह हमवार होती नजर आ रही है और मासूम सा चेहरा बना के बैठ गए इस वक्त। अब तो खुश हो जाए। मासूम का चेहरा नहीं, मुझे बात याद आ गई। कल दुरेनियाब आया, मैंने दुरेनियाब आपके प्रोग्राम में था कल जी, सुबह आया तो मैंने बुला लिया, मैं कहा इधर आ भाई। तो थोड़ी देर उसने देखा मुझे, फिर कहता है आपने वही बात करनी होगी, खा रखी। लेकिन उसके बाद उसने बड़ी दिलचस्प बात की, मैंने कहा कभी किस्मत आमिर रज़ा को अगर वज़ीर आला बना दिया ना तो इसने खारक नाले को जिला बना देना। मैं कहा मैं डबलदार कौन से जिला बना देंगे। मैं मजाक की बात है, मुझे याद आ गई। देखें, हम जब ये बात करते थे, आज उनके अपने लोग कह रहे हैं कि भाई 5 मिनट का रास्ता रहता है मोटर। ऐसे ही है। मुझे बताएं, पूरा शहर अगर कनाल से आए, डिफेंस से आए, टाउनशिप से जाएं, तो क्रीम ब्लॉक के रास्ते से, अगर वो पुराने रास्ते से जाएं तो उनको आधा घंटा मजीद सफर करना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो आप 5 मिनट में वाटरवे पहुंच के अगर खारक नाले का अंडरपास अगर बन जाए तो हो जाएगा। हाँ, अब तो हो जाएगा। अब सीएम साहब ने जो आप ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया, उसके बाद आपको आज जानिए समरी उनके पास, और उन्होंने मेरा ख्याल चीज खबर में भी शामिल है कि हुकूमत ने तो कह दिया फौरी तौर पर काम शुरू करें क्रीम ब्लॉक। अगर ये बन जाता है तो लोगों को कितनी बड़ी सहूलत है कि मुझे ये बताएं। अकबर चौक और उसके बाद आगे क्रीम ब्लॉक, मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आप खारक आ जाएगा। फिर वहां से मोटरवे का सिर्फ 3-4 मिनट का रास्ता है। मैं कहती हूँ वाकई मजे की बात है कि आप सीधा मोटरवे पे आपकी सारी ट्रैवल डायवर्शन हल हो गया ना। हो गया सर। अगर आप ये जो यतीम खाने वाले अड्डे हैं इनको वहीं पे रहने दे बाबू साहबू की तरफ से, सही, इनको ये नया रूट दे दे कारों को और छोटी गाड़ियों को, तो मैं कहता हूं कि आपका लाहौर की बहुत सारी ट्रैफिक और बहुत सारा फ्यूल बचेगा लाहौरियों का। ये बड़ी अच्छी बात है। और ये वज़ीर आला का मेरे ख्याल विजन भी यही है। अगर खालिद चौक अंडरपास बना है तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि लोगों का फ्यूल बचेगा। ऐसे ही है। और आज सबसे बड़ा मसला क्या है कि फ्यूल, आप अजीज अकारब के घर जाते हुए डरते हैं कि यार इतना फ्यूल लग जाएगा। हिसाब कर रहे थे, सुब्रा साहब साथ बैठे हैं, शायद ये करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल ये भी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो ये भी करते होंगे कि यार इतना तो फ्यूल लग जाना है, जितनी मैंने सलामी देनी है वो तो डबल नाल फ्यूल लग सिब्रा साहब करने के लिए। तो कार्ड आ जाए बंदा पहले वेदा किथे है, किथे रायमंड रोड तो नहीं। ऐसे ही है वाकई, मुनामा तो नहीं।
तो ये भाई साहब के तो मुबारक हो जी, खाड़क नाला अल्टीमेटली जिला बनने जा अच्छा, ये वैसे मुझे भी आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि हाँ बिल्कुल, आप भी शामिल हैं उसमें। तो लेकिन अब देखते हैं PC1 है, उसके बाद इसकी तकमील कब होती है ये अभी देखना है। ये अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना नहीं, पड़ेगा। कर देंगे सीएम साहब। दूसरी बात, ये जो भाई साहब कह रहे हैं मोटरवे के साथ लिंक करना, वो तो 2-3 मिनट तो बहुत ज्यादा है। वो अगर हम जहाँ पे इनका घर है और वहाँ बंद रोड ग्रिड स्टेशन है NTDC का, वहाँ गेट पे खड़े होके सामने देखें तो मोटरवे नजर आता है। तो मेरे ख्याल में आधे मिनट का भी सफर नहीं है अगर वहां से लिंक करते हैं, या कोई उसको इंटरचेंज तो नहीं बनेगा, जाहिर है उसको लिंक करके चढ़ाएंगे आगे टोल प्लाजा, फिर उसके बाद वो बन जाएगा। अब उससे क्या फायदा होगा, लोगों को तो बहुत फायदा हो जाएगा। भाई साहब फिर भी यहाँ शिकवा कर रहे होंगे बैठे, अब क्या कि उनके दरवाजे पे जो मेन शाहराह है वहां से बहुत ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। अब ये चीजें ये ट्रैफिक के मसाइल वहां पे बनेंगे। खाड़क नाले पे आप डबल रोड बनाकर भी स्पेस इतनी नहीं है कि आप मोटरवे के साथ लिंक करें। अंडरपास बनने जा रहा है सर, और खाड़क अंडरपास की समृद्धि अंडरपास और भाई साहब वो फिर इसका मतलब है कि नाले के ऊपर भी रोड बनेगी। जी जी, नाले के ऊपर रोड बनेगी तो सी होगी। हाँ, तो फिर आप मोटरवे के साथ उसको लिंक प्लान कर में यही है। मौजूदा सूरत हाल में अगर आप देखेंगे तो नहीं है जगह, वो मुमकिन नहीं है। उसका आप साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि आपका लियाकत चौक जो है उससे उधर से ट्रैफिक आएगी, जहाँ पे थाना सब्जाजार है जिस रोड पे, वो वहां से लोग आएंगे। अल्टीमेटली अगर बाबू साबू की तरफ लोग नहीं जा रहे, वो उधर से नहीं जाना चाह रहे, तो यहाँ इस साइड पे आएंगे, सब्जाजार वालों को भी दूर वो इधर से जाएंगे। अच्छा, फिर अगर इतना अच्छे स्मूथ तरीके से यहाँ से ट्रैफिक चलाई जाएगी तो जो कैंपस पुल या जिना हॉस्पिटल वाली साइड से अकबर चौक की तरफ से जा रहा है, वो ठोकर न्याज बे का रास्ता नहीं लेगा। सही, वो यही रास्ता लेगा। हालांकि डिस्टेंस दोनों का बराबर तकरीबन पड़ेगा कि वो अगर वहां से ठोकर मोटरवे चढ़ के थोड़ा उसको चलना पड़ता है, यहाँ से सीधा वो टोल प्लाजा पे उतर जाएगा। इसकी तोसी इंतहाई जरूरी होगी। अगर इस रोड की तोसी करते हैं तो गुंजान आबाद इलाके से ये जा रहा है, ये यहाँ पिको रोड टाउनशिप, यहाँ से लेकर आपके सारी आबादी अल्लामा इकबाल टाउन दोनों अतराफ में मंसूरा, ये सारी ट्रैफिक फिर इसी रोड पे डाइवर्ट हो जाएगी और मोटरवे के साथ लिंक हो जाएगी। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसको पाया तकमील तक जो आप बात कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट और मौजूदा जो वजीर आला हैं वो पहुंचा भी देते हैं। हो जाएगा मुझे ये लगता है। और फिर 8 फरवरी जो मुझे सबसे अच्छी चीज नजर आ रही है ना, 8 फरवरी तक हो जाएगा। आगे जो जगह है मैं जो कह रहा हूँ 8 फरवरी तक हो जाएगा। आप हौसला रखें, हो जाएगा, बस ये हमने आपको गारंटी दे दी। खाड़क की तो आज तक कोई डेट दे नहीं पाया ना। ये मेरे से मांग रहे हैं। लेकिन आमिर भाई को खुशखबरी मिल गई। आप देखें कि क्या चीजें जो है वो सेट होती है, समरी तैयार कर ली गई है। अब आगे देखें जी क्या होता है, लेकिन उम्मीद है बहुत सारे लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। लोग परेशान होते हैं, करने को कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है। अब आपके पास सोशल मीडिया की वजह से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। ये मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में है, लेकिन ये कितना कारआमद है इसका आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। हम वैसे तो अपना टाइम सारा मोबाइल फ़ोन पर ही स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन इसको हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं समझ आता। तो आज वो तरीका समझाने की भी कोशिश करेंगे। आपने अगर ऑनलाइन कारोबार करना है तो उसके की पॉइंट्स क्या हैं, कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप बेहतरीन तरीके से कारोबार कर सकते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, हम वहां जाके कपड़े सेल करें, प्रोडक्ट सेल करें, घर के यूज़ की चीज़ें हम सेल करें, कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज के शो में हम आपको बताएंगे। और वो लोग जो कहते हैं करने को कुछ नहीं है, उनके लिए आज का हमारा ये शो बहुत स्पेशल है। गौर से सुने, ध्यान से सुने और कुछ करने का प्लान करें। हमारे आज के मेहमान जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, ना सिर्फ करते हैं बल्कि लोगों को सिखाते भी हैं, लोगों के लिए मौके भी पैदा करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। आगा कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब ये तो लेम एक्सक्यूज रह गया है कि काम नहीं है करने के लिए। बिल्कुल ठीक, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे ख्याल से आम सा मोबाइल भी हो तो आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। असल में ना ये कुछ लोगों ने ना इसको मुश्किल कर दिया हुआ है कि आप इस तरह कोशिश करें, ये करें। इसको देखते हुए ना लोग सोच के ही उस काम को ना छोड़ देते हैं, जबकि ये काम इतना आसान हो गया हुआ है। आप सारे प्लेटफॉर्म्स छोड़ दें, व्हाट्सएप, फेसबुक,
बच्चा बच्चा यूज कर रहा है आज। वही ना कोई एज का आपको रुकावट है, ना कोई जेंडर की रुकावट है, हर कोई कर सकता है। आप देखते हैं कि वो फजूल से स्टेटसेस लग रहे होते हैं, ठीक है, उस स्टेटसेस को जो है वो आप अपनी अर्निंग में चेंज कर सकते हैं। वो आपने सोचना है आप कैसे कर सकते हैं उसको, होना चाहिए आपके ठीक है। उसमें आपके गली मोहल्ले में हर जगह पे ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स कोई इंपोर्ट कर रहा होता है, कुछ ना कुछ, कोई कपड़ा बना रहा होता है, कोई कपड़ा सी रहा होता है, कोई तिल्ले सितारे का काम कर रहा होता है। छोटे से छोटे काम को भी ना आप उसको अपने अगर आप चाहें ना, अगर आप नीयत, सबसे पहले नीयत की बात है, आपके पास एक गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, आपने काम करना है, ठीक है। सबसे पहला जो है ना, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपने स्टेटस को लेके चल सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस को, उससे आप अपना सर्कल बना सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बताएं कि मैंने ये काम सेल स्टार्ट की है, ठीक है। आपको किसी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर का कस्टमर फर्स्ट अटेम्प्ट्स में नहीं चाहिए। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट्स में जो आपका मेयार बनाने में आपके रिश्तेदार और उनके आगे से दोस्त, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो इसमें आपकी हेल्प करेंगे। उसमें हजारों चीजें आपके, जो लाहौर में रहने वाले हैं ना, खास तौर पे मैं समझता हूँ कि यहाँ के नौजवान पता नहीं क्यों कैसे, अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं ना, इसके अगर आप सराउंडिंग में जाए ना, और यहाँ पर हजारों मैन्युफैक्चरिंग चीजें, जैसे ये प्लांट्स, इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, हजारों चीजें यहाँ पर मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर किसी की भी प्रोडक्ट ना, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि 10 लाख लेके आओ, 5 लाख लेके आओ, डिस्प्लेस बने होते हैं। आप वहां पे जस्ट क्लिक्स लेके आप अपलोड कर सकते हैं, कोई ऑर्डर आता है आपको, परचेज करके आप उनको डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा आगा साहब, इसमें लोगों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है ना कि अब पब्लिक इंटरेस्ट की कौन सी चीज होगी। ऑप्शंस तो बेतहाशा हैं, जैसे आपने मिसाल दी कि यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियां हैं, यूनिट लगे हैं, हमने सिलेक्शन कैसे करनी है कि हमारी ये वाली चीज जो है इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट के बारे में सोचना आपका काम नहीं है, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट आपने बनाना है, ओके। आपने वो प्रोडक्ट को लेके उसको प्रेजेंट ऐसे करना है, अच्छा, कि आपका इंटरेस्ट बन जाए। दैट इज द मेन पॉइंट, कि आपकी प्रेजेंटेशन, आप उसको सेल कैसे कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर आप मेरा प्रोग्राम देखें ना, तो मैं काफी फजूल चीजें भी बेचता हूँ, ठीक है, और वो बिकती हैं क्योंकि उसको मैं प्रेजेंट ऐसे कर रहा होता हूँ कि वो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरी बहुत जरूरत की चीज है, जो कि मेरे से बहुत दूर है, ठीक है। अगर आप वो मेरे स्टाइल आप देखें ना, तो उसमें यही चीजें हैं कि वो चीज आपने अगले को समझाना है। जिस चीज को मैं समझा नहीं सकता ना, वो चीज नहीं बिकती। सही। जिसको मैं प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर देता हूँ ना, और वो चाहे मुझे खुद भी ना समझ आ रही हो क्या चीज है, और वो अल्लाह के फजलो करम से ना वो आपको कस्टमर बिल्कुल उस चीज का मिलना है। और फर्स्ट फेजेस में आप ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में अब स्मार्ट वॉच हर कोई पहनना चाहता है। अब आप जब स्मार्ट वॉच का जब जेन में आता है ना, तो आपके जेन में आता है कि यार ये 10,000 की होगी, 8,000 की होगी, तो एक 15-20 हज़ार रुपए वाला बंदा कैसे अफोर्ड कर सकता है। आप यकीन करें कि हाल रोड पे इतने इंपोर्टर्स बैठे हैं, स्टार्टिंग जो स्मार्ट वॉच है ना, वो 1250 रुपए से मिल जाती है, ठीक है। अब ये आप ऑफिस लेवल्स को नहीं पता कि क्योंकि उसने हाल रोड उन जगहों पे नहीं जाना, ठीक है। आप जाएं, आप वहां से सस्ती इक्विपमेंट्स 2, 3, 4 खरीदे, अपने स्टेटस पे लगाएं। जो ऑफिस वर्क करने वाले हैं, 9 to 5 वाले हैं, और तकरीबन 12-12 घंटे जॉब्स करने वाले हैं, वो इस तरह मार्केट्स में इतनी अंदर तक नहीं जा सकते। टाइम होता बिल्कुल। उसके ऊपर आप 1250 की लाके आप सिर्फ अपने स्टेटस पे लगा के उसको आप 1750, 500, 1000 की जो उसकी आप अपना एक पर डे का जो आप जाया कर रहे हैं मोबाइल में, वो आप अर्न कर सकते हैं। सिर्फ आप व्हाट्सएप स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक पे नहीं जा रहा, ठीक है। फेसबुक पे आप अर्निंग्स के लिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा यहाँ पर इंटरनेट बहुत सस्ता है, ठीक है। पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत सस्ता है, आप इतनी इससे सहूलतें ले सकती हैं। मैं शतिया कह सकता हूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक पास बंदा, शायद मैट्रिक भी ना हो, 8वीं पढ़ा हो, बस उसको फेसबुक चलाना जानता हो, ठीक है, वो 2 दिन क्लासेस मुझसे ले, और तीसरे अगर नियत हो, ठीक है, तीसरे दिन वो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाएगा, ठीक है। एक हफ्ते बाद वो कम से कम 2000 की दिहाड़ी लगा रहा होगा,
और महीने बाद ना वो 3-4 हज़ार की दिहाड़ी लगा रहा तो होगा। क्या इसके लिए आपके पास बहुत स्पेशल टाइम होना चाहिए, आपको मैक्सिमम टाइम देना है, किस तरह से, क्या तरीका उसका क्या होता है? देखें, आप 1-2 घंटे के लिए तो आपको निकलना पड़ेगा ना, आपको मार्केट्स में जाना पड़ेगा, जैसे शालम मार्केट है आपको, या आजकल ऑनलाइन पे, बल्कि मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझसे नहीं, ऑल ओवर फेसबुक पे काफ़ी सस्ती चीज़ें बिक रही हैं। अब आप सारे सबको गोली मार दें, मैं कहता हूँ सिर्फ लंडा बाजार पकड़ लें, ठीक है, वहां से चंद स्वेटर्स लेके आए, उसको ड्राई क्लीन करवाएं, उसको प्रेजेंट अच्छे से तरीके से करके आप उसको एक अच्छी प्राइस में बेच सकते हैं। ठीक, इतने ढेर सारे मैं अभी आपको बताना शुरू करूँ ना तो शायद आज से लेके ना कल भी हो जाए, और ये बताते बताते ना वो पूरे नहीं हो सकते कि इतना काम लाहौर में कम से कम, मैं लाहौर की इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर काफी चीजें जो है ना यहाँ पर मौजूद है, और लाहौर के बाहर से ये लोग बड़ा आते हैं। आसान तरीका होता है क्या एक बंदा इस चीज को हैंडल कर सकता है कि आप जाके चीजें खरीद के ला रहे हैं, फिर आप ऑनलाइन उसको पोस्ट लगा रहे हैं, फिर आपने आगे से डिलीवरी वाला एक मैकेनिज्म तैयार करना है, एक बंदा हैंडल कर सकता है कि आपको टीम वर्क करना पड़ता है? डिलीवरी, ये जो एक बंदा है ना, फर्स्ट जो है वन मैन आर्मी, वो आप कम से कम 3 महीने के लिए अपना सेट करें कि यार मैंने वन मैन चलना है, ठीक है। उसके लिए आपको तकरीबन यहाँ पर लगभग 8 से 10 कंपनीज लाहौर में आ चुकी हैं, जो आपको ना आपकी एक क्लिक पे ना आके आपसे आपका पार्सल ले जाती हैं और दूसरे को डिलीवर करके कैश ऑन डिलीवरी भी कर रही हैं, ठीक है। उसमें आपका अकाउंट खुल जाता है, इजी एक्सेस है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। और जहाँ तक कस्टमर्स की बात रही, उनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो कैश ऑन डिलीवरी आ रही है, और जब उनको राइट दे दें, आप प्रोडक्ट ऐसी भेजें कि आप उनको ओपन करने की राइट्स दे दें, ठीक है। वो जब आप राइट्स दे देते हैं तो आपको उनको भी नहीं गिला रहता, और आपको कॉन्फिडेंस अपनी प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट्स हैं। उसके बाद आप ऐसे लोगों में, अब मैं जो अपनी बात करूं, मुझे 3रा साल है, ठीक है, मेरे पास एडवांस पेमेंट्स पड़ी होती है, तो वो इस लेवल पे पहुंचने के लिए आप काम करें, और महीने बाद 2 महीने बाद बंदे खुद ऐड होते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इशू है कि आपको दिखाया कुछ जाता है, भेज कुछ दिया जाता है, आपके पास क्वालिटी की कोई इंश्योरेंस नहीं, किस तरह से क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा? वो जो होता है ना, नकालों से होशियार रहे, नकालों से बचना कैसे है? उसमें अब आपको ऑप्शंस मिल गई हैं कि आप पार्सल को ओपन करके चेक करके पेमेंट कर सकते हैं। आप फर्स्ट उसकी जो डिमांड है वो यही करें कि मैंने पार्सल चेक करके पेमेंट करनी है, ठीक है। जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, हम तो जैसे मुख्तलिफ फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी बना दी हुई है, हमारी भी रिटर्न पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। नए बंदे के लिए रिटर्न करना मुश्किल होता है, उसको वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो कि मैं जो चीज़ जो डिमांड है 2 नंबरी अगर करेंगे ना, तो ये ऑनलाइन वाला काम नहीं स्टार्ट हो सकता। वो सिर्फ ये होता है कि आप दिहाड़ी लगाने आए हो और आपका फेस भी ऐसा हो जाता है कि आप सारी बैन हो जाते हैं कि आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, इंपोर्टेड चीजें भी आप सेल कर सकते हैं? जी, इंपोर्टेड आपका लाहौर भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों से। आप सलामतपुरे चले जाएं, आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि 1000 वाली चीज़ आपको 100 रुपये में मिल जाती है, ठीक है। वल्ला वो कहाँ से आती है कहाँ से नहीं आती ये इशू, लेकिन आपको राइट जो पर्सन है उसके लिए राइट थिंग ढूंढना आपका काम है। आपने ढूंढ के लाना है, ठीक है। और आजकल ब्रांड हर कोई पहनना चाहता है, ठीक है, लेकिन ब्रांड पहुंच में नहीं है, ठीक है। LV लिखा होगा बूट के ऊपर, ठीक है, वो लिखा होना चाहिए, लेकिन उसने पैसे खर्च, वो आपने सोचना कि यार इस चीज़ को मैं किस तरह कर सकता हूँ। आप लंडे बाजार चले जाएं, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जो आप ना वहाँ से ला के उसको थोड़ा सा आपने उस पर काम करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा काम करना है, और उसके बाद आप वो जब दिखाएंगे ना तो वो हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज़ करने का तरीका हमारे नाजरीन को समझा दें। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूट्यूब, फेसबुक, आपके पास दीगर प्लेटफॉर्म भी हैं? सबसे आसान जो है ना वो इस वक्त फेसबुक है, ठीक है। लेकिन फेसबुक पे जाने, आप जो पेज है ना, पेज बना के अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस को रन करें, ठीक है, अपने सर्कल को बड़ा करें, वहां से जो सर्कल आपको जो फेसबुक पेज पे आएगा ना, वो जो व्हाट्सएप का सर्कल होगा वो आपका अपना सर्कल होगा, सही। उसने आपके फेसबुक पेज को ग्रो करना होता है, ठीक है। फेसबुक पेज
तो मैं सबको कहता हूँ कि किसी को नहीं भी काम है ना, ठीक है, वो वैसे ही बना के रख ले। वो आपका एक शॉपिंग मॉल है, वो आपकी फ्री में एक दुकान है जिसको आप जब मर्जी रन कर सकते हैं। खवातीन भी कर सकती हैं, आप कोई खाना। जी मैं तो जो खवातीन के लिए तो ये स्पेशल जो है ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें अच्छे तरीके से घुसे और आंखें जो है ना इधर उधर देखने की बजाय ना वो अपने काम पे फोकस रखें। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना तो मुझे कहा गया था कि क्या ये मछली मंडी वाला काम स्टार्ट कर लिया है, और अल्लाह के फजलो करम से जिसने कहा था ना उसने ये काम स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपना जो फोकस है ना अपने उसके काम के ऊपर रखना है और इधर उधर नहीं देखना। सही। और आप कामयाबी आपका मुकद्दर बने। अच्छा, टाइमिंग वगैरह देखनी पड़ती है कि किस टाइम आप अपनी प्रोडक्ट को अगर सेल करने के लिए बैठे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं, सो टाइम क्या होना चाहिए? पब्लिक किस टाइम ज्यादा फेसबुक पे एक्टिव होगी? ये कुछ की पॉइंट्स हमें बताइएगा। ये जो चीज थी ना ये आज से 1 साल पहले तक थी, जब तक शॉर्ट्स या रील्स अपलोड नहीं होती थी कि आपने उस टाइम पे आना है जिस टाइम पे कस्टमर बैठा हो या वो ना आया हो, क्योंकि हजारों लोग तो काम कर रहे हैं। अब आपके पास एक रील्स के नाम पे ना एक प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक पे भी है, शॉर्ट्स आपको यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाती हैं, आपका टिकटॉक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाएं, वो अपलोड कर दें। वो आप देखेंगे कि 24 घंटे में उसको आपने पकड़ना है और मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटिशियंस के ग्रुप्स अलग हैं, आपके बाय एंड सेल के ग्रुप्स अलग हैं, हर चीज़ का ग्रुप्स हैं। उसमें जाके उसका लिंक को कर देना है। तो जिसको जो चीज जरूरत होगी वो आपको खुद ब खुद जो है ना वो 24 घंटों के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी जरूरतमंद तक वो चीज की वीडियो पहुंच जाएगी। तो इसके लिए कोई आपको टाइम की जो है ना पाबंदी नहीं है और प्रोडक्ट्स की भी पाबंदी नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जिस चीज को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके बारे में आप हाउ नाउ रखते हैं थोड़ा, ठीक है। बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये है कि बच्चों के जो लेट्स सपोज अगर कोई स्कूल गोइंग है और वो कुछ अपना साइड बिजनेस कर रहे हैं मेरे भांजे कर रहे हैं। मैं बाहर क्या जाऊं, मैंने मतलब भांजों को भी वो व्हाट्सएप स्टेटसेस और फेसबुक पे अपलोडिंग कर देते हैं और बाकी हैंडल जो है वो फादर कर लेते हैं। तो जो पेमेंट्स मंगवाने के या पार्सल भेजने के, और माशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं। और अर्निंग आपकी अच्छी हो सकती है, आपको बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि आपको जो स्पेसिफिक टाइम है ना वो ये 3 महीने बाद जाके मांगेगा, ठीक है। जब आपको नजर आ जाएगा ना कि यार अब मेरा बिजनेस ये वाले पे फुल फोकस कर सकता हूं मैं, तो वो तभी टाइम मांगेगा। सही। आपको उसको बनाने के लिए टाइम नहीं चाहिए। सही है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना है, मेहनत भी करनी है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, इसका आपने पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे करना है, बेतहाशा आपके पास ऑप्शन है, जिस तरह के हमें आगा कामरान साहब ने बताया। बस उसके लिए आपको टाइम निकालना है, प्लानिंग करनी है और एक राइट प्लेटफॉर्म का इंतखाब करके बस फिर आप काम करते चले जाएं और उसका कोई फुल स्टॉप नहीं है, मेहनत करनी है आपको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने लेनी है एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब। वैसे तो बहुत सारे इनकलाबी इकदाम और बहुत सारे तरक्याती काम, बहुत सारी आवाम को फैसिलिटेट करने के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन कलील मुद्दत में एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया है। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है, इससे कौन कौन से लोग फैसिलिटेट हो सकेंगे और कैसे फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, एहसान भुट्टा साहब जो कि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बड़े ज़बरदस्त काम किए जा रहे हैं आवाम की बेहतरी के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स को लेकर हैं, सेहतयामा के प्रोग्राम्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं। एक यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त काम आवाम के लिए किया गया है, ये बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जिसका क़याम अमल लाया जा रहा है। बेसिकली है क्या, कैसे फ़ायदा लोगों को पहुँचेगा? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। जिसमें आपने खुद ही जिक्र किया है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं बड़े इसमें वाइब्रेंट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट और इनके ना बहुत ज़्यादा इनकी मुलाकातें होती रही हैं। तो ये शुरू में ना इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर के लोगों को दावत दी कि आके बताएं हमें क्या मसाइल हैं इंडस्ट्री को और कारोबार में लगाने के लिए क्या क्या मसले होते हैं।
उसमें मैं भी बैठता था एज ए सेक्रेटरी इंडस्ट्री, हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्री जो है SM तनवीर था वो भी होते थे। अच्छा, वहाँ पे जो तकरीबन हर एक ही बात होती थी, वो कहते थे सर हमें ना मुख्तलिफ महकमा जात के NOC लेने पड़ते हैं और हमें दफ्तरों के बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, 6 महीने साल हमारा टाइम इसमें ज़ाया होता है। जो हमने सोचा होता था कि इतना पैसा लगाना है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती थी और साल के बाद वो काम होता था। तो किसी तरीके से आप कोई हमें ऐसी सहूलत दे दें कि एक ही छत के नीचे हमें ये सारी चीज़ें मैसर आ जाएँ, तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट था। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने तब ना एक तमाम चैम्बर्स की भी एक PCC उसे कहते हैं, चैम्बर्स कमेटी बना दी, जिसमें DC और DPO और ज़िले की हद तक तो मौजूद थे। लेकिन हमें इधर कहा गया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, आप प्रोविंशियल लेवल पे आप ऐसा काम करें कि इनके मसाइल हल हो सके। और आपने देखा होगा 2 महीने करीबन हो गए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आपने कुछ मेंबरान के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ चाइना भी गए थे। वहाँ पे वन विंडो, उन्होंने कहा कि मुझे वन विंडो दिखाया जाए कि चाइना में कैसे काम होता है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट को, कारोबार को किस तरह सहूलियत देते हैं। वहाँ से वो जब आए तो फिर उन्होंने हमारी एक मीटिंग की, तो उन्होंने कहा यार मैं बड़ा अच्छा देख के आया हूँ। तो वो जो कंसेप्ट चैम्बर वाले भी कहते थे क्या आप इसके साथ कर लें, मैं कहा सर इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये तो आगाज़ था कि ये है क्या, अब इसके अगरज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कारोबार सहूलत मरकज़, उर्दू में कह लेंगे इसको, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर। मकसद ये है कि तमाम महकमा जात एक ही छत पे हों। इससे पहले हर महकमा LDA हो या एनवायरनमेंट हो, उसने अपना अपना वन विंडो जरूर बनाया हुआ था, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ क्रॉस कटिंग डिपार्टमेंट एक जगह पे नहीं थे। सही। और सबसे ज़्यादा इशूज आते थे हमारे सुई गैस के और बाबडा के, जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो हमने ऐसा किया कि 17 महकमे, 106 NOCs, उनको कोशिश की है कि एक जगह पे बना जाए। अल्फला बिल्डिंग हमारा PISI का इदारा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, उसका ग्राउंड फ्लोर खाली करके हमने उसमें बना लिया। ये हार्डली हमारा 1.5 मंथ हुआ है और मंडे को या ट्यूसडे को CM साहब इसका इफ्ताह कर देंगे। तो वो हमने एक जगह बनाई, उसमें तमाम डिपार्टमेंट, इनको बिजनेस फैसिलिटेशन ऑफिसर का नाम दिया, एक मैनेजर है, कंप्यूटराइज है। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमने सिर्फ उनको वहाँ पे नहीं बिठाया, बल्कि उनके जो RLCO जो इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन, NOC, आपके लाइसेंसेस या सर्टिफिकेट, ये RLCO होते हैं, इनका प्रोसेस मैपिंग पूरी कर दी है कि अगर जब अप्लाई करते हैं फिर वो किसके पास जाएगा, कौन सी चीज़ें हमें दरकार है, पूरा प्रोसेस मैपिंग इसको डिजिटाइज कर दिया है PITB के साथ मिलके, यानी कि पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया है। और इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ यह है कि फीस भी जो है ऑन पे ई-पेमेंट के ऊपर होगी। फर्ज करें वो जो बंदा आता है या इन्वेस्टर है या कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको जब हम ये सेंटर में आएगा तो वो उसको डॉक्यूमेंट को चेक लिस्ट हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, सारा कुछ। उसे वेबसाइट का नाम भी मैं आपके साथ ऐसे लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, www.bfc.punjab.gov.pk। आप ये खोलेंगे तो आप घर बैठे आपको पता चल जाएगा कौन सा NOC के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फीस है, और आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर लेंगे। तो ये हमने पूरा एक सिलसिला बनाया है ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो सरमायाकार हैं, जिनको मुश्किलात हैं, उनको हम दूर कर सकें। सही। सो ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है। इस पे आपको कारोबार के लिए भी आसानियां होंगी, टाइम की बचत भी होगी, और मेरे ख्याल से वो जो आपके काम में रुकावटें आती थी, अच्छा हमने अब लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना है, बिजनेसमैन की मुश्किलात जो हैं वो हल करनी है। मेरे ख्याल से आपको टाइम टू टाइम ऐसे सेशन भी करने चाहिए, मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटीज को इन्वाइट करके बताना चाहिए कि उनके लिए इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। ये जो आपने बात की ना, हमने जब ये शुरू किया था ना, सबसे पहले हमने स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंसेज ही की थी। ये जो चैम्बर हैं, हमारे 6 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद। इस 6 के चैम्बर को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। हमारी एक कमेटी बनी हुई है, चैम्बर कमेटी, जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर कमेटी। उसमें सेक्रेटरी भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, और बाकी में महकमा जात एनवायरनमेंट और बाकी महकमा, और ये 6 चैम्बर के लोग शामिल हैं, प्रेसिडेंट। वो जो तजावीज़ देते हैं, हम अपनी प्रपोजल को उनके तजावीज़ के मुताबिक ढाल देते हैं। अब आपने कहा एक बनाना आसान काम होता है, उसको चलाना मुश्किल है। उसका मैकेनिज्म हमने इवॉल्व किया है। नंबर 1 तो चीज़ थी ये जितने हमारे 17 महकमों के या 19 महकमों के लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग करवाना। ये हमने टेफ्टा का ट्रेनिंग सेंटर है मुगलपुरा में, हमने उनको 2 दिन की ट्रेनिंग कराई, और ये जो आज 3 दिन हैं ये वाले, यानी कि बुध, जुमेरात, जुमा, इसको हम रिहर्सल करा रहे हैं। ठीक है। यानी कि अगर मंडे को अफ्ताह होता है कि आपने ग्रीट कैसे करना है, कोई आता है आपने रेड टेप, इसका कंसेप्ट हमने रखा है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कारपेट। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वन विंडो तो हमने LDA में भी देखा, सो उसके वो नताइज जो मकसद जो होता है वो पूरा नहीं हो रहा होता, लोग फिर भी परेशान रहते हैं, वो चक्कर लगवाए जाते हैं ना कि अब आपके ये पेपर कम है, ये है। किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि कम से कम अगर इसको फैसिलिटी के लिए बनाया जा रहा है तो आवाम को सहूलत मिले भी?
सबसे पहले तो हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर चेक लिस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट दरकार है फलां एनओसी के। फर्ज करें आपने पेट्रोल पंप के लिए एनओसी लेना है, डीसी देता है, लेकिन उसके लिए ना 5 महकमा जात देते हैं। CNW कॉमर्स जो है वो है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अपना एनओसी देता है, फॉरेस्ट वाला अपना देता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपना देता है, LD अपना देता है। अब 5 महकमों के एनओसी अगर आपको एक छत पे और एक ही प्रोसेस में मिलेंगे, जो आपकी वो है TO की वो क्या कह लीजिए आपकी लाइन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट दरकार हैं, वो जमा हो गए। हाँ, एक आपने जो बात की ना कि वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, डिपार्टमेंट वाले तंग करने के लिए ना इसका किया कई चीज़ें आ जाती थी। हमने ये एक दूसरा सिस्टम भी रखा है, जब ये अप्लाई जमा हो गया है, फीस भी जमा हो गई है, तो हमने स्कैन करके डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखे हैं। ठीक है। अगर फर्ज करें उस डिपार्टमेंट का LD के पास जाता है, वो कहते हैं जी आपका फलां डॉक्यूमेंट बड़ा मद्दम है या वो हमें मिला नहीं है, तो हम वो स्कैन करके ये नहीं कहेंगे कि वो बंदा जिसने जमा कराया था उसको हम दोबारा बुलाएंगे आके भी जमा करा। सही। सेकेंडली हमने जो SMS वाला अलर्ट वाला सिस्टम रखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपकी जमा होगी ना, उस जो हमारा क्लाइंट फर्ज करें हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको SMS चला गया कि ये आपके डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, ये आप 15 दिन के बाद यहाँ से आप रिसीव कर लें या हम आपको कोरियर कर देंगे, और लम्हा उसको बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहुंचा है। थर्डली जो है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है, जिससे मैंने आपको बताया, पहली तो है ना स्टेक होल्डर की कमेटी। दूसरी देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी ओनरशिप इतनी बड़ी कर दी है जो आज तक कभी नहीं हुआ। हर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यानी कि एक सेक्रेटरी जो है एक दिन यहाँ पे बैठेगा, ताकि वो लोगों को मिले भी और जज करे और उसको खुद पता हो कि लोगों को क्या मसाइल है और उसको कैसे मीट करना है। और तीसरा इसका मरला है चीफ सेक्रेटरी के अंडर, तो हमने एक डैशबोर्ड बनवाया है। फर्ज करें 15 दिन में किसी को एनओसी मिलना था और नहीं मिला, वो रेड हो गया, तो चीफ सेक्रेटरी साहब वो मीटिंग जो महीने में करेंगे और वो सेक्रेटरी को वहां पे जवाब दे होगा। सेक्रेटरी विल बी रिस्पॉन्सिबल। दीज आर द 3 क्राइटेरिया या कमेटीज कह लीजिए, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि मॉनिटरिंग अच्छी होगी और उनको बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर नहीं किया। चलिए, तो बड़ा अच्छा इकदाम है। अच्छा जी, हमने जहाँ पर बिजनेसमैन की सहूलत की बात की, आवाम की सहूलत के लिए भी हम बात कर लेते हैं। मॉडल बाजार सजाए गए हैं, सो इसमें बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह आवाम को फैसिलिटेट किया जाए? मॉडल बाजार आपको पता है हमारे 25 डिस्ट्रिक्ट में 36 मॉडल बाजार हैं, और इसका एक कंसेप्ट ही कंपनी है बेसिकली मॉडल बाजार की। हमारे CEO साहब और बाकी जो टीम है बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो उसमें ऐसा है कि हम ना ये 6000 फर्ज करें किराया है, ठीक है, उसके अंदर 2 बल्ब और जो पंखा है, बिजली यानी कि इतनी महंगी होती है वो भी उसके अंदर शामिल है, वो एडिशनल उसको बिल नहीं देना पड़ता। अब ये जो फैसिलिटी दी है, अगर वो 6000 का किराए की दुकान है, बाहर जाएंगे 10,000 की और बिजली का बिल अलहदा है। हमने 6000 उसको कहा, और साथ हमने कहा कि आपने सब्सिडाइज रेट पे अच्छी क्वालिटी की चीज आपने आवाम को देनी है। तो इस रीजन की वजह से हर आइटम, फर्ज करें कोई गोश्त है, चिकन है आज 500 रुपया, वहाँ पे 475 मिलेगा, तो 20 से 25 रुपए या 10 रुपए एटलीस्ट जो है वो कम होगा मार्केट से। जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट या कंपनी पे स्टैंडर्ड क्वालिटी पर कोई उस पे तो नहीं। ये जिससे आप सारे हम समझते हैं, आप लोग भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, लेकिन मॉडल बाजार में फर्क है और इतवार बाजार के निस्बत। इतवार बाजार में वो 3rd क्वालिटी चीजें भी आती हैं, वो तीसरे मरले की या दूसरे की भी कैटेगरी की आ जाती है। आपको लगता है ना कि अगर चीज सस्ती दी जा रही है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। आपने देखा ना यूटिलिटी स्टोर पे कितनी हमें शिकायत आती हैं कि चीजें सस्ती हैं लेकिन क्वालिटी नहीं है। मॉडल बाजार पे ये जरूर रखा गया है कि क्वालिटी नंबर 1 होगी, उसके ऊपर हम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम आवाम के लिए जो दीगर सहूलतें फराहम कर रहे हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से भी काम किया जा रहा है, उस पर क्या किया गया? टेफ्टा एक हमारा अदारा है, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। अच्छा, ये जो तमाम है कोर्सेज आपको पता होगा, मैंने लास्ट टाइम शायद यहाँ पे बैठ के बताया था, तब गर्मी की छुट्टियाँ थी, हमारे जो बच्चे बच्चियाँ थे ना, उनको हमने ना फ्री ट्रेनिंग करवाई थी 3 महीने की। अब हम उनको डिप्लोमा और उनको इंटर्नशिप जो है ना, वो दोनों चीज़ें करवा रहे हैं इंडस्ट्री के साथ मिलके। ये एक चीज़ पहले कमी थी कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो हमारे चेयरमैन साहब अब आए हैं, ब्रिगेडियर साहब, तो हम उनको मिल के कह रहे हैं कि बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग दें और उनको बाहर की जो फोर्स है, यानी कि UAE, सऊदी अरब या बाहर के ममालिक, कोरिया, जापान और जो जर्मनी है, ये 3 ममालिक ने हमें लिख के भेजा है। हमने ओवरसीज पाकिस्तानी का एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, टेफ्टा ने, जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक हम तैयार करके दें। ठीक है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो लेबर है इनको ट्रेनिंग दें और उनको बाहर भिजवाएं। अच्छा, मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? क्या आपने लोग अपॉइंट किए गए हैं, चाहे हम वो मॉडल बाजारों की बात करें? आया जो चीज़ जो आपने एक सेट पैटर्न SOP सेट किया उसके मुताबिक काम हो रहा है, नहीं हो रहा? हमें शाहिद कादिर साहब भी खास एक्टिव नजर आते हैं इस मामले में।
शाहिद काजी साहब आपने खुद देखा है कि वो हर वक्त खुद इतवार वाले दिन भी वो जाते हैं बाजारों में, खुद देखते हैं। जब आप ना हाईएस्ट लेवल की मॉनिटरिंग हो ना, तो मैं समझता हूँ सारी टीम चौकस रहती है। अगर आप हाईएस्ट लेवल जब वो अपने घर में बैठे रहेंगे या दफ्तर में रहेंगे ना, तो बाकी भी सुस्त हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर 1। लेकिन ये है कि हर काम हाईएस्ट लेवल से नहीं होना, वो जो नीचे आप डेलीगेट कर दें पावर और फिर उसके ऊपर सुपरविजन करें कि जो आपको पावर दी गई है वो गलत तो नहीं है। अब ये बीएफसी जो है इसका देखें कितना आसान तरीका है। अगर मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्री के दफ्तर में बैठा हूँ, ये हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अब मेरे पास अपने मोबाइल में सारी चीजें मौजूद है। मैं वहां बैठ के, मुझे नहीं जरूरत है कि मैं उधर जा रहा हूँ, मैं वहां बैठ के या मेरे जो है और कोई सेक्रेटरी साहब सीएस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यार अवाम आई है या इंडस्ट्रियलिस्ट आया है, उसके साथ आपकी कैसी डीलिंग है। सही। तो ऑटोमेटिक वो आप मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बेहतर कर लेते हैं। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? हाँ देखें, मैं तो एज ए इंडस्ट्री सेक्रेटरी के तौर पे कहूँगा पंजाब गवर्नमेंट में ना हालात जैसे भी हैं, मुश्किल आती हैं हमारे मुल्क के ऊपर, माशी मुश्किलात हैं, इंडस्ट्रीज के लिए हैं, लेकिन ना 3 चीज़ें याद रखिएगा। नंबर 1, अच्छी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। हाँ बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिसी। गवर्नमेंट चेंज हो तो चेंज ना हो, ताकि उसको कंटिन्यू होगा तो ऑटोमेटिक कामयाब हो जाएगी। नंबर 2 है ओनरशिप, यानी कि जिसके लिए आपने पॉलिसी बनाई है उसके मशवरे से बनाएं और उसको इन्वॉल्व रखें। हाँ, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड। स्टेक होल्डर, ठीक है मैडम। और तीसरा है आपका कि ये जो है ना, जिससे लॉ एंड ऑर्डर तो अल्लाह के फजल से अब बेहतर है, लेकिन इस पर कंट्रोल रखें। ये 3 चीज़ें हैं। और चौथी होती है इनपुट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या जो भी आपकी इनपुट चाहिए वो सस्ती या चीप मिलेगी तो एनवायरनमेंट आपका बेहतर होगा। ये 3 चीज़ों को फोकस कर लें। और अब मैं समझता हूँ कोई भी पॉलिसी आप किसी महकमे में बनाना चाहें, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाएं या ताजरों के लिए बनाएं, वो कामयाब होगी और इसी तरह आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, हमारे रिपोर्टर अरबाज खान मार्केट में इस वक्त मौजूद है। ओपन मार्केट की रेट लिस्ट उनके हाथ में है। अरबाज हमें आज के रेट बताएंगे। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों के अंदर जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो जारी है। ओपन मार्केट के अंदर बिकने वाली सब्जियां और सरकारी रेट लिस्ट के अंदर जो फर्क है वो भी ताहाल बरकरार है। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की, तो आज के रोज आलू की जो सरकारी कीमत है वो 95 रुपये मुकर्रर की गई थी, मगर ओपन मार्केट में बड़े इजाफे के बाद वो 130 रुपये तक के अंदर फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए टमाटर की, तो उसका जो आज के रोज सरकारी कीमत है वो 110 रुपये है, मगर ओपन मार्केट में इजाफे के बाद वो 150 से 160 रुपए तक के अंदर फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो प्याज हैं उनकी सरकारी कीमत आज के रोज़ 140 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट के अंदर वो 180 रुपये तक के अंदर फरोख्त हो रहा है। इसी के अलावा जो लहसुन देसी हैं उनके आज के रोज़ सरकारी कीमत 400 रुपये है, लेकिन इजाफे के बाद वो ओपन मार्केट के अंदर 440 से 450 रुपये के अंदर फरोख्त हो रहा है। इसी के अलावा जो अदरक थाईलैंड है उसकी आज के रोज़ सरकारी कीमत 420 रुपये है, मगर बड़े इजाफे के बाद वो 480 रुपये तक के अंदर फरोख्त हो रहा है। इसी के अलावा जो बंद गोभी है उसकी आज के रोज़ सरकारी कीमत 80 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट के अंदर वो इजाफे के बाद 110 रुपये तक में भी फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो फूल गोभी है। अरबाज, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़।